ऑल ऑफ यू इन एम स्मार्ट एकेडमी। तो आज एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूं। इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक के बारे में आपको बताऊं, आज के कंटेंट के बारे में बताऊं, आप लोग मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। मेरा टेलीग्राम चैनल है एम स्मार्ट एकेडमी और मेरे टेलीग्राम आईडी का नाम है CS मयंक। आप लोग इनके माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं अपने YouTube चैनल पर, उन सभी का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एम स्मार्ट एकेडमी पर ही मिलेगा। सो गाइज, आप तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए फॉर द अपडेट्स। आज का जो टॉपिक है वो पूरे पार्ट ए का एक समरी होने वाला है। जो भी चीजें हम लोग पूरे पार्ट ए में डिटेल में पढ़ेंगे उसको आज मैं समराइज वे में आपको एक ओवरव्यू दूंगा। एक तरीके से बोल सकते हैं कि पिक्चर के पहले का ट्रेलर, या बोल सकते हैं कि जो मेन पिक्चर है उसका ट्रेलर आज आपको समझ में आ जाएगा। नाम आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा और चैप्टर का नाम तो आपको पता है। टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? फंक्शंस का मतलब होता है कि क्या काम करता है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है। तो अभी तक हम लोगों ने मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े। पिछला टॉपिक जो मैंने आपको बताया था वो था levels of management, that there are basically 3 levels of management: top level, middle level, lower level। और वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं। बट अगर इन सभी लोगों के जितने भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी काम है, अगर उनको मैं कुछ नाम देना चाहूं तो वही नाम आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो पूरा जो मैनेजमेंट है, टोटल टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, इन सभी को मिला के अगर मैं एक ओवरव्यू आपको दूं कि इन मैनेजमेंट का क्या क्या फंक्शंस होता है तो आप लोग ये पूरी तरीके से डिटेल में समझ जाएंगे। सो गाइस, टोटल मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग और लास्ट में है कंट्रोलिंग। यहां पर अगर आप देखेंगे तो चार्ट में आपको सीक्वेंस ध्यान में रखना है। पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा यहां पर आएगा स्टाफिंग, चौथा आएगा आपका डायरेक्टिंग और पांचवा आपका आएगा कंट्रोलिंग। तो सीक्वेंस याद रखना: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये सभी के सभी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है पूरे पार्ट ए में। तो आप समझ लीजिए, ये 5 फंक्शंस नहीं, ये आपके सब्जेक्ट के टोटल 5 चैप्टर है और इन्हीं के आधार पे हम पूरा बिजनेस मैनेजमेंट 12th का समझेंगे। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्या होता है प्लानिंग, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज स्टाफिंग, व्हाट इज डायरेक्टिंग एंड व्हाट इज कंट्रोलिंग। बट फिर से मैं बोल रहा हूं, ये एक ओवरव्यू होगा क्योंकि डिटेल में हम पढ़ेंगे कहां, इनके इंडिविजुअल चैप्टर्स में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग। नाम से आपको समझ में आ गया होगा, प्लानिंग तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं और करते भी आ रहे हैं। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करने से पहले की प्रिपरेशन प्लानिंग कहलाती है। बहुत सारे सिंपल एग्जांपल के साथ मैं पहले प्लानिंग को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने क्लास 10th पास किया, उसके बाद आप प्लान बनाओगे कि अब क्लास 11th में मुझे कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे उस स्ट्रीम में, उस स्ट्रीम के क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, उन कैरियर अपॉर्चुनिटीज से मैं कहां तक पहुंच सकता हूं, मैं कितना इनकम कमा सकता हूं, और उसके आधार पर आप डिसीजन लेते हो कि हाँ, क्लास 11th में हमको ये पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करना है। इसका मतलब क्लास 11th में आप एंटर करने से पहले पूरा प्लानिंग कर ले रहे हो कि भाई मुझे एग्जैक्टली बनना क्या है आगे चल के, और उसको बनने के लिए, उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एंड देन यू आर एंटरिंग इन द क्लास 11। तो आपको नहीं लगता कि प्लानिंग जो है वो किसी भी काम करने से पहले की जो प्रिपरेशन होती है उसको हम लोग कहते हैं प्लानिंग। और प्लानिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग। यस और नो? इसका मतलब यह है कि आगे आने वाली चीजों को लेके पहले से ही प्रिपरेशन कर लेना पहले प्लानिंग कहलाता है।
फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आज कोई तैयारी करना प्लानिंग कहलाता है। इसका मतलब प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। यस और नो? आप सभी लोगों ने क्लास 11th पास किया। क्लास 11th के बाद जब आप जैसे 12th में एंटर करोगे आप प्लानिंग करने लग जाओगे, यार इस साल बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम में हमको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होगी, बोर्ड एग्जाम में मुझे 95% मार्क्स लाने हैं। मेरे वर्ड्स को एक एक एग्जाम्पल को गौर करना। आपने पहले ही सोचा क्लास 12th में एंटर करने से पहले कि इस साल मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन है और मुझे 95% मार्क्स लाने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक गोल निर्धारित कर लिया, आपने गोल सेट कर लिया, आपने एक लक्ष्य बना लिया कि भाई मुझे 95% मार्क्स चाहिए, दिस इज योर गोल। इसी बेसिस पे आप अपने सारे एक्शंस को लेंगे। मतलब ये कि आप जो भी एक्शन करोगे, चाहे वो कोचिंग ज्वाइन करने की बात हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी की बात हो, चाहे वो नोट्स बनाने की बात हो, चाहे वो कितने आवर्स पढ़ने उसकी बात हो, जितने भी आपके एक्शंस होंगे वो इसी गोल के इर्द गिर्द होंगे। इस गोल को अचीव करने के लिए आप सारी प्रिपरेशन करोगे। तो बेसिकली प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका लक्ष्य निर्धारण, कि आप कहां तक पहुंचना चाहते हो। आज आप जहां पे खड़े हो वहां से कहां जाना चाहते हो, मतलब आज आप जिस पोजीशन पर खड़े हो वहां से आगे जाने के लिए आपको किन किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, किन किन चीजों को आपको करना पड़ेगा, इन सब की प्रिपरेशन इन एडवांस करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लानिंग। I hope you all have understood the word planning इतने सारे एग्जांपल्स के साथ। तो बेसिकली प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हमको बताता है एडवांस में। प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। मतलब ये कि प्लानिंग हमको ये बताता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। क्या करना है, गोल तय करो क्या करना है, उसके लिए कब करना है या उसको कब करना है, कैसे करना है और कौन उसको करेगा। तो बेसिकली जो प्लानिंग होती है इसमें हम लोग ये सारी चीजें सोचते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको कहीं जाना है तो आपको पहले यह तो पता होना चाहिए ना कि कहां जाना है। उसके हिसाब से आप रास्ते तलाशते हो कि भाई उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे रूट ए में जाना है, रूट बी में जाना है, रूट सी में जाना है या रूट डी में जाना है। इसका मतलब पहले तो आप यह तय करोगे घर से निकलने के पहले कि आपको जाना कहां है और उसके हिसाब से आप रास्ते तय करोगे। इसका मतलब यह है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग द गोल्स in advance and developing the way to achieve them efficiently and effectively। एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप लोगों को किसी जगह पर जाना है, जैसे आपको मान लीजिए आप जिस शहर में रहते हो वहां से आपको जाना है आगरा ताजमहल देखने के लिए। अब आप को पता है कि भाई आगरा जाना है तो उसके लिए आप रूट तय करोगे। आप ये देखोगे कि भाई मैं वहां तक कैसे पहुंच सकता हूं, बाय रोड जाना सही रहेगा, बाय एयरप्लेन जाना सही रहेगा या बाय ट्रेन जाना सही रहेगा, कैसे जाना सही रहेगा जिससे मैं सही टाइम पर सही तरीके से पहुंच सकूं। इट इन्वॉल्व्स सेटिंग द गोल्स इन एडवांस and developing the way of achieving them efficiently and effectively। और efficiently and effectively क्या होता है इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा किया है अपने वीडियोस में। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज देख लीजिए क्योंकि सभी टर्म्स इंटर रिलेटेड होंगे। अगला, सर प्लानिंग करते क्यों हैं? प्लानिंग से होता क्या है, जब हम किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं ना तो हम अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि देखिए फ्यूचर में ये चीजें हो सकती है तो आपको अभी से ये चीजें कर लेनी है, सो दैट जब अगर हमको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए हमारे सामने तो हम पहले से उसका सॉल्यूशन ढूंढ लें। इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम से आप बच नहीं सकते लेकिन आप प्रॉब्लम के लिए प्रिपेयर्ड जरूर रह सकते हो कि अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो उसको फेस कैसे करेंगे। अरे ये बात समझ, मतलब ये कि प्लानिंग से ऐसा नहीं कि कोई जैसा आप प्लान करो वैसा ही होगा एकदम, है ये तो बिल्कुल आप रियल लाइफ से जोड़ के देख सकते हो। क्या आप मुझे बताइए, आप आज तक जितने भी प्लान आपने बनाया है क्या 100% सक्सेसफुल हुआ है? कभी नहीं, मतलब मैक्सिमम टाइम तो नहीं होता है।
ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई प्लानिंग करते हो तो जरूरी नहीं है कि वो 100% वैसा ही होगा जैसा आप सोच रहे हो। इसका मतलब यू कैन नॉट प्रिवेंट द प्रॉब्लम, लेकिन आप पहले से प्रिपेयर्ड हो जाते हो कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आया तो मैं इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। वो आप अभी से सोच लेते हो कि फ्यूचर में प्रॉब्लम जो आ रही है उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं जब वो आएगा, या उससे हम कैसे बच सकते हैं। प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट द प्रॉब्लम बट इट कैन प्रिडिक्ट देम एंड प्रिपेयर द कंटिंजेंसी प्लान टू डील विद देम इफ एंड व्हेन दे ऑकर। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये है आपका प्लानिंग। प्लानिंग का पहला क्या है मकसद, या बोल सकते हैं कि प्लानिंग का पहला फंक्शन क्या है, दैट इज सेटिंग अप ऑफ द गोल्स। एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है। याद करो, हमने पिछले वीडियोज में इसके बारे में पढ़ा है। हर एक बिजनेस का अपना एक गोल होता है। उदाहरण के तौर पर रिलायंस जियो जब मार्केट में आया तो उसका गोल ये था कि भाई हमको ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना है। हमारा मकसद है कि पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम गूंजना चाहिए, जियो जियो धन धना धन। इसका मतलब यह है कि वो पूरा मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहता था। तो इसका वो उनका एक गोल था। उन्होंने पहले से एक गोल सेट किया था, हमको सारे काम ऐसे करने हैं जिससे हमारा एक गोल अचीव हो सके। और वो गोल क्या है? मार्केट शेयर कैप्चरिंग का। क्या? मार्केट शेयर कैप्चरिंग का। एवरी बिजनेस हैज टू डिसाइड इट्स गोल, लाइक वेदर इट वांट टू अचीव द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और इट वांट्स टू अचीव द गोल ऑफ मार्केट शेयर कैप्चरिंग। और जब आपका एक बार गोल सेट हो जाता है तो उसके बाद आप सारे प्लान्स बनाते हो। रिलायंस जियो ने भी यही किया। रिलायंस जियो का मेन मकसद मान लो ये था, गोल उनका ये था कि भाई मार्केट शेयर कैप्चर करना है। अब उसके लिए क्या किया जाए? मार्केट शेयर कब कैप्चर करेंगे? भाई इतना बड़ा मार्केट और प्लेयर्स हैं कुछ 4-5, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, टाटा डोकोमो उस टाइम हुआ करता था। तो अब कैसे इनके मार्केट को तोड़ा जाए, कैसे एंटर किया जाए, और वो भी सिर्फ एंटर नहीं करना है, राजा बनना है उस मार्केट का। तो उसके लिए इन्होंने पहले से प्लानिंग की होगी। आपको क्या लगता है जब रिलायंस जियो आया 2016-17 में तो क्या अचानक से आ गया? चलो कल रात अंबानी जी सोए थे, बोले यार चलो यार अब रिलायंस बहुत सारे सेक्टर में, चलो टेलीकॉम सेक्टर में भी चल देते हैं, अब हम लोग टेलीकॉम में भी खोल देते हैं। तो क्या रातों रात ये हो गया हो? नहीं बेटा, इसकी प्लानिंग बहुत समय पहले से चल रही है, लगभग 2010 से चल रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने बहुत पहले से प्लान करना स्टार्ट किया था कि अगर हमको मार्केट में एंटर करना है, मार्केट शेयर अपना सबसे मैक्सिमम रखना है, तो कैसे हम लोग ये गोल अचीव कर सकते हैं। तो अगर उनका गोल, मान के चलिए एकदम बेसिक लेवल पर बता रहा हूं कि उनका गोल या किसी भी बिजनेस का गोल अगर मार्केट शेयर कैप्चरिंग का है तो उनको प्राइस कम रखना पड़ेगा, तभी वो मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। बार बार इसका एग्जांपल इसलिए देता हूं क्या, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जांपल है जो आप रिलेट कर सकते हो, आप डे टू डे लाइफ में देखते आ रहे हो। आप ऑफलाइन में भी पहले पढ़ते थे, ऑनलाइन में भी पहले पढ़ते थे। अगर आप फीस का कंपैरिजन देखोगे तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है फीस में। ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक सब्जेक्ट तीनों का प्राइस हुआ करता था 15 से 20 हजार रुपया, वहीं बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको सारे सब्जेक्ट्स दे रहे हैं सिर्फ कुछ ही हजार रुपए में, वो भी क्वालिटी सर्विस। क्यों? उनका मेन मकसद क्या? मार्केट शेयर कैप्चर करना है। मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए क्या करना होगा? प्राइस कम रखना पड़ेगा। प्राइस कम रखोगे तभी लोग आपके पास आएंगे, लोग आपके पास आएंगे, कस्टमर बेस बढ़ेगा, क्वालिटी सर्विसेज दोगे और बढ़ेगा, बढ़ते 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 पूरे मार्केट में आप छा जाओगे, मार्केट शेयर कैप्चर कर लोगे। दूसरी तरफ अगर जिनका मेन मकसद यह है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो वो हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं या फिर अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं। देखिए दो तरीका होता है, या तो आपका मान लीजिए कॉस्ट 100 रुपया है और आप उनसे 250 रुपए चार्ज कर रहे हो, 150 रुपए का प्रॉफिट। या तो आप ये कर लो कि भाई अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर लो, 100 रुपए लग रहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब उससे आप कैसे भी करके कम करो और फिर प्राइस उतना ही रखो जितना आप पहले चार्ज करते थे। इससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बढ़ेगा। ठीक, खैर इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करते रहेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
कोई भी डाउट रहता है बेटा तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वॉइस नोट के थ्रू अपना आपके डाउट का आंसर दे दूंगा, या कमेंट भी कर सकते हो। अगला है ऑर्गेनाइजिंग। पहला हो गया प्लानिंग, पूरी चीजें सोच ली गई। प्लानिंग का मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस, सेटिंग अप ऑफ द गोल्स। अब उस गोल तक पहुंचने के लिए हमको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होगी, उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? तो देखिए, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि जितने भी चीजें आपको चाहिए अपने प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए, उन सभी चीजों को आप अरेंज करो। So basically organizing refers to the arrangement of the resources to achieve the desired goal, या arranging of all the resources to implement the plan। अब यहां पर ऑर्गेनाइजिंग में हम अलग अलग जगह से रिसोर्सेस इकट्ठा करते हैं, फिर उन रिसोर्सेस को इकट्ठा करने के बाद उन रिसोर्सेस को कैसे यूज करना है इसके लिए हम एक टीम बनाते हैं, और उस टीम को हम लोग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं कि भाई तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजिंग का बेसिक मतलब होता है एक स्ट्रक्चर तैयार करना। ऑर्गेनाइजिंग का बेसिक मतलब क्या होता है बेटा? एक स्ट्रक्चर तैयार करना। और उस स्ट्रक्चर में ऐसा क्या होगा? तो उस स्ट्रक्चर में अलग अलग लोगों की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अपने अपने रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे जो उनको निभाने हैं, और इन सभी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में उनका एक अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजिंग की, तो देखिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं आप लोगों को। किसी दुकान में या किसी पर्टिकुलर कंपनी में या किसी पर्टिकुलर शॉप में अगर आप देखोगे तो एक ही पर्सन सारे के सारे डिसीजन ले रहा होता है, और वो ही पूरा प्लान बनाता है, वो ही सारे डिसीजन लेता है, और वो लोगों को कहता है कि आपको मेरे हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, आपका खुद का कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। वॉट एवर आई से यू हैव टू फॉलो इट। ये एक स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि भाई देखिए, मेरे से हर चीज नहीं संभल सकता, तो देखो ये काम मैं करूंगा, इससे रिलेटेड जो भी काम है उसकी जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं, आप उसको कैसे करोगे वो आपकी जिम्मेदारी। ये जो मैंने अभी बताया, ये दो तरीके, इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। जब पूरे मैनेजमेंट में एक ही पर्सन या एक ही डिपार्टमेंट पूरा डिसीजन ले रहा होता है, तो वो होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। वो क्या होता है बेटा? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स को या अलग अलग लेवल्स को उनकी जिम्मेदारी दे दिया जाता है और कहते हैं कि भैया देखो, तुमको इस चीज का ये काम दिया जाता है, इस काम को करने के लिए आपको जितने पावर चाहिए वो हम आपको देंगे, आप अपना डिसीजन लीजिए, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से निभाइए। हाँ, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाते हो तो यू विल बी आंसरेबल टू अस। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ड्यूटीज असाइन करना, लोगों को बताना कि भाई आपकी ये ड्यूटी, आपकी ये ड्यूटी, आपकी ये ड्यूटी है। उसके बाद जो सिमिलर टास्क हैं उन सबको ग्रुप करना, ठीक। उसके बाद अथॉरिटी देना, पावर देना कि आपको ये काम करना है, इससे रिलेटेड जितनी भी पावर है हम आपको देते हैं, उसके लिए जितना पैसा चाहिए हम आपको देते हैं, और आप वो प्लान को कंप्लीट कीजिए। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारा मेन काम है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। गोल है हमारा क्या? बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट इन मार्केट, बेस्ट। अब इसके लिए मैंने क्या किया? प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया। प्रोडक्शन मैनेजर को मैंने कहा कि देखिए ऐसा, प्रोडक्शन और परचेज मैनेजर को मैंने कहा देखिए ऐसा है, उच्च क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदो, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बनाओ जिससे मार्केट में हमारा ही प्रोडक्ट बिकना चाहिए, मार्केट शेयर पूरा कैप्चर हो जाना चाहिए। मैंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आप गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल परचेज कीजिए, आप बेहतरीन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की मदद से गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाइए। अब इससे रिलेटेड आपको डिसीजन, जो भी डिसीजन लेना है मैं आपको उसका पावर देता हूं, आप उससे रिलेटेड सारे डिसीजन ले लीजिए, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उनको कुछ ड्यूटीज असाइन कर दी, ठीक। अब उन दोनों का टास्क जो है वो एक जैसा है, एक का काम है रॉ मटेरियल परचेज करना, दूसरे का काम है उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। टास्क को हम ग्रुपिंग कर दिए। हालांकि ग्रुपिंग ऑफ द टास्क काफी डिटेल में मैं समझाऊंगा जब ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तीसरा,
इस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग द रिसोर्सेस, उनको जो भी पैसों की आवश्यकता होगी वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे और वो स्पेसिफिक प्लान को फिर एग्जीक्यूट करेंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर की जिम्मेदारी होती है कि हमारे बनाए हुए प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें। अगला एक एग्जांपल देख लो। जैसे हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बात बताया था। अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जाए, ठीक, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए जितने भी रिसोर्सेस है वो ऑर्गेनाइज करें, जितने लोग उनके अंडर में हैं उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, उनको अथॉरिटी दी जाए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने के लिए, सो दैट हमारे जितने भी गोल्स, जितने भी रिजल्ट्स है वो अचीव किए जा सकें। अगला जो पॉइंट है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है कि जितने भी हम लोगों ने काम सोचे उन काम को करने के लिए लोग आने चाहिए। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपने सोचा चलिए एक बढ़िया सा शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करते हैं, एम स्मार्ट कपड़ा लिमिटेड। अब एम स्मार्ट कपड़ा लिमिटेड सेटअप करते हैं, उसके लिए हमको जो जो रिसोर्सेज चाहिए हमने वो सब अरेंज कर लिया, लेकिन काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता है। उन लोगों की क्वालिफिकेशन क्या होगी, उन लोगों में क्या टैलेंट होना चाहिए, उन लोगों को कैसे ट्रेन करना है, ये सब क्या है? स्टाफिंग। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा हूं, एम स्मार्ट एकेडमी लिमिटेड। अब मेरा ये एम है, मेरा ये गोल है कि भाई बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना विद प्रैक्टिकल नॉलेज। ना सिर्फ उनको बुकिश नॉलेज हो बल्कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो। हर एक सब्जेक्ट के बारे में जो भी वो लोग पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअल में यूज क्या है वो पता होना चाहिए। देखिए जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ते होगे a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कभी सोचा है कि वो यूज कहां आता होगा? ना तो आपको कभी टीचर ने किसी बताया होगा, ना तो आपने कभी पूछा होगा, बस पढ़ लिए a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी कारण से हमारे देश में जो बेरोजगारी की जो बहुत बड़ी समस्या है ना, उसका प्रमुख कारण यह है कि एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। रट रट के पास हो जा रहे हैं। एक्चुअल में सब्जेक्ट को हम इतने साल से पढ़ रहे हैं लेकिन उस सब्जेक्ट का एक्चुअल में यूज क्या है वो हमको पता ही नहीं है, जानते ही नहीं है उस सब्जेक्ट को पढ़ कर। इसीलिए जब भी मैं अपने किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत करता हूं तो पहले मैं आपको उस सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं कि भैया ये सब्जेक्ट है क्या, इसमें पढ़ना क्या है, इसको पढ़ के करोगे क्या जिंदगी में। तब आपको पता चलता है कि हाँ यार अब हमारा मकसद क्लियर है कि भाई ये सब्जेक्ट को पढ़ के हम क्या अचीव करेंगे। तो इस कहने का मतलब ये है कि जब आपने, जैसे एम स्मार्ट एकेडमी लिमिटेड का एक गोल है कि भाई बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है विद प्रैक्टिकल अप्रोच, सिर्फ उनको रटवाना नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे टीचर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हों, जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट। और उसके लिए डिग्री नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, डिग्री को महत्व देते हैं। डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट इन टीचिंग यार, सीधी सी बात है। अगर किसी पर्सन को अच्छा टीचर बना ना तो उसके लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए दो ही चीज जरूरी है, कैसे वो बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकता है अलग अलग बुक्स पढ़ के, कैसे उसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ या प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लोगों को समझा सकता है, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बता सकता है, और कैसे इजी एग्जांपल्स के साथ बच्चों के मन में उस चीज को भर सकता है इंटरेस्टिंग तरीके से। तो अब ये मेरा मेन मकसद है कि भाई बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, उसके लिए हाईली क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस और एनर्जेटिक फैकल्टीज में अपॉइंट करूं जो कि मेरे बच्चों को बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज दे सके, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दे सके। तो अब मैं क्या करूंगा कि उन ऐसे लोगों को अपॉइंट करूंगा और उनको अपॉइंट करने के लिए जितने भी प्रोसेस होंगे उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पे पहले मैं न्यूज़पेपर में एक इश्तहार दे दूंगा या किसी भी प्रकार से मैं उन तक बात पहुंचा दूंगा कि भैया मेरे एम स्मार्ट एकेडमी लिमिटेड में इन सब्जेक्ट के लिए ये पोस्ट खाली है, कृपया अप्लाई करें। बहुत सारे लोग एप्लीकेशन डालेंगे, उन एप्लीकेशन में मैं कुछ को रिजेक्ट कर दूंगा और कुछ को सिलेक्ट कर दूंगा, शॉर्ट लिस्ट कर दूंगा, फिर उनको बुलाऊंगा, उनका पूरा इंटरव्यू वगैरह लूंगा। इंटरव्यू के बाद भी कुछ लोग क्या हो जाएंगे,
रिजेक्ट हो जाएंगे और जो बच जाएंगे उनको मैं अपने कोचिंग में अपॉइंट कर लूंगा। ये जो पूरा प्रोसेस मैंने अभी बताया आपको, ये स्टाफिंग प्रोसेस है, वन ऑफ द वेरी लॉन्ग चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि पहले सर्च कर रहे हैं, हमको जो एम्प्लॉय चाहिए वो कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। फिर उनमें से किसी एक को पिक कर लेंगे, या जितने लोग हमको चाहिए उनमें से पिक कर लेंगे, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस कर देंगे, फिर उनको ट्रेनिंग देंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम बताएंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम सिखाएंगे। तो ये क्या है बेसिकली स्टाफिंग। यू आर अपॉइंटिंग द पीपल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन हु कैन डू द डिजायर्ड वर्क फॉर यू। आई होप स्टाफिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। स्टाफिंग का मतलब हायरिंग द रिक्वायर्ड पर्सन फॉर वेरियस पोजीशन। उदाहरण के तौर पे जैसे मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक, एम स्मार्ट कपड़ा लिमिटेड, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, उसके बाद एचआर मैनेजर, इन सभी पोस्ट के लिए मुझे अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ेगी जो अपने उस काम में एक्सपर्ट हों, उस अपने काम में एक्सपर्ट हो। उदाहरण के तौर पे अगर मैं फाइनेंस मैनेजर के लिए कोई पर्सन ढूंढ रहा हूं तो उसको फाइनेंस का बहुत जबरदस्त नॉलेज होना चाहिए, कैसे वो पैसों को हैंडल करेगा, किस तरीके से उन पैसों को यूटिलाइज करेगा और कैसे वो कंपनी के लिए आउटपुट प्रोवाइड करके देगा, मतलब कंपनी को उसका बेस्ट बेनिफिट देगा। एचआर मैनेजर अगर मैं ढूंढ रहा हूं तो मैं ये देखूंगा कि भाई कैसे वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को आप हैंडल कर सकता है, कैसे वो उनको कन्विंस कर सकता है, कैसे वो उनसे काम एक्चुअल में निकलवा सकता है। So staffing is a function of hiring the required person for various positions. It is concerned with finding the right person for the right position at the right time. Are you getting my point? सही आदमी को पहचानना, उस आदमी की कैपेबिलिटी क्या है, उस पर्सन की काबिलियत क्या है, उस पर्सन का किस फील्ड में एक्सपर्टीज है, उसको उसी प्रकार का काम देना और सही समय पर काम देना। ऐसा नहीं कि जब जरूरत है तभी ढूंढने निकल रहे हैं, चलो चलो अभी फाइनेंस मैनेजर की जरूरत है, चलो आप फाइनेंस मैनेजर ढूंढ रहे हैं। तो भैया ये प्रोसेस ऐसा नहीं होता है कि कल खाली हुआ पोस्ट और परसों हम लोग अपॉइंट कर लेंगे, टाइम लगता है। ठीक, अब इसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो जो पूरा प्रोसेस होता है वो अल्टीमेटली किस चीज के लिए होता है, ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट करने के लिए होता है, जिसमें आएगा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग ऑफ द पर्सन एटसेट्रा। ठीक, रिक्रूटमेंट में जैसे कि मैंने बताया कि पहले क्या होता है, एप्लीकेशंस मंगाए जाते हैं, उनमें से कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उनको ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस किया जाता है और फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इस सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे स्टाफिंग चैप्टर में। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ये एम स्मार्ट एकेडमी लिमिटेड का वही एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। ठीक, एम स्मार्ट एकेडमी हैज द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी प्रैक्टिकल अप्रोच एजुकेशन फॉर विच इट अपॉइंट एक्सपीरियंस्ड एंड हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज थ्रू वेरियस प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। दिस इज नोन एज स्टाफिंग। अगला डायरेक्टिंग, अब ध्यान से समझिएगा। अभी तक जितने भी फंक्शन हम लोगों ने किए वहां पर कहीं पर भी एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम लोग रिसोर्सेज का अरेंजमेंट ही कर रहे हैं। पहले प्लान बनाए, प्लान बनाने के बाद हम स्ट्रक्चर तैयार किए, स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद हम लोगों ने उन लोगों को अपॉइंट किया जो वो काम करेंगे, लेकिन एक्चुअल में अभी तक तो काम स्टार्ट हुआ ही नहीं है। हमारा जो गोल हमको अचीव करना है उस गोल के लिए हमने काम तो शुरू ही नहीं किया है। तो ये जो फंक्शन है दैट इज डायरेक्टिंग, यहीं से हमारा काम शुरू होता है। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने इस वर्ड को सुना होगा, डायरेक्शन देना, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है सामने वाले पर्सन को इंस्ट्रक्शन देना, उनको बताना कि आपको क्या काम करना है, उनको बताना कि आपको कैसे काम करना है, उनको ये बताना अगर वो मान लीजिए काम करने में डिमोटिवेट हो गए, अगर उनको काम करने की इच्छा नहीं हो रही है तो उनको मोटिवेट करना कि आप काम करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आपके साथ खड़ा हूं, मोटिवेट करना। कोई भी प्रॉब्लम उनकी है तो उनकी प्रॉब्लम को आप तक पहुंचाने का काम किसी को सौंपना, उनकी बात को सुनना, उनकी बात को समझना, उनकी बात को मानना। इसका मतलब यह है कि डायरेक्टिंग एक पूरा ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप काम करवाते हो या जिसमें आपको काम
पूरा करना होता है। डायरेक्शन का मतलब होता है कि आप इंस्ट्रक्शंस दो कि आपको ये काम करना है, कैसे करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा हूं उसके लिए, हम आपकी मदद करेंगे। ये होता है डायरेक्टिंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, एक बॉस है वो उनको समझा रहा है कि देखिए आपको ये काम करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देखिए भोंपू पकड़ के सभी एम्प्लॉयज को समझा रहा है कि भैया आपको क्या 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 काम करना है, उनको इंस्ट्रक्शन देना, मोटिवेशन देना, ठीक, कम्युनिकेशन करना, ये सब जो चीजें हैं, सुपरविजन करना, क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन करना, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सारी की सारी क्वालिटीज की जरूरत आपको पड़ेगी ड्यूरिंग द डायरेक्शन प्रोसेस। इसमें हमको लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, ये सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना है। डायरेक्टिंग, तो जैसा कि मैंने बताया, डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद हिज सबऑर्डिनेट्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक, इसका मेन मकसद क्या होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, जिनसे आपको एक्चुअल में काम निकलवाना है, जिनसे आपको एक्चुअल में काम करवाना है, उनको, उनके बिहेवियर को समझना, उनके बिहेवियर के हिसाब से उनसे काम लेना, ये डायरेक्टिंग की मेन प्रमुख जिम्मेदारी होती है। इट इज कंसर्न विद इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया दैट द सेल्स मैनेजर, जो सेल्स मैनेजर होता है, वो मान लीजिए अपना सेल्स टारगेट एक सेट करता है और अपने सबऑर्डिनेट्स को बताता है कि भाई इस महीने का सेल्स टारगेट इतना है। अब उसके हिसाब से वो उनको इंस्ट्रक्शंस देगा, वो उनको एडवाइस देगा, वो उनसे फीडबैक लेगा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, अगर दिक्कत आ रही है तो बताइए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह है कि सेल्स मैनेजर इज डायरेक्टिंग हिज सबऑर्डिनेट सो दैट वी कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। इसके बाद लास्ट जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमारा आज का है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है नियंत्रित करना, नियंत्रण में रखना। देखिए, कंट्रोलिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपको कोई भी चीज को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। अगर नियंत्रण से बाहर चला गया तो आपका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। इसको एक बेस्ट एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम इनके पॉइंट्स में जाएंगे। मान लीजिए कि सेल्स मैनेजर ने एक टारगेट सेट कर दिया कि भाई 2021-22 में 1 लाख पीस मोबाइल का बिकना चाहिए। 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में 1 लाख मोबाइल बिक जाना चाहिए, ये उनका टारगेट है। मान लीजिए साल खत्म होता है तो पता चलता है कि कितना बिका, मतलब वो देखते हैं कि भाई साल के अंत में हमने कितना माल बेचा, तो उनको पता चला कि भाई इस बार तो सिर्फ 90,000 पीसेस ऑफ मोबाइल ही बिक पाए। इसका मतलब है 10,000 मोबाइल कम बिके। तो आप समझिएगा कि जो 1 लाख पीस ऑफ मोबाइल बेचने का उन्होंने शुरुआत में टारगेट सेट किया था, उन्होंने शुरुआत में गोल सेट किया था, मतलब उन्होंने प्लानिंग की थी कि 1 लाख पीस मोबाइल का बेचना है, लेकिन जैसे ही साल खत्म हुआ तो पता चला सिर्फ 90,000 बिका है। मतलब उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था 1 लाख यूनिट बेचने का, जबकि एक्चुअल उनको पता चला सिर्फ 90,000 यूनिट्स है। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में जो गैप है, उस गैप को भरना, पहले तो उस गैप को आइडेंटिफाई करना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टैंडर्ड 1 लाख यूनिट, एक्चुअल 90,000 यूनिट। स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में जो गैप है उसको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कैसे करेक्ट करना है इसके बारे में सोचना, और फिर नया प्लान तैयार करना अगले साल के लिए। यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? कंट्रोलिंग कहलाता है। दिस मीन्स देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 10,000 यूनिट। Through controlling process, management identifies the gap and then they will make the plan to reduce the gap in the next year. एक छोटा सा एग्जांपल, आपने मान लीजिए सोचा था कि भाई 11th में तो मेरा 90% आना ही चाहिए, 90% तो आएगा, लेकिन आपका आया सिर्फ 85%। तो आप ये पहले तो आपने आइडेंटिफाई किया कि भाई 90% लाना था, आया सिर्फ 85%, 5% का गैप रह गया। फिर आप लोग लिस्ट बनाओगे, ऐसी मैंने क्या क्या गलतियां कर दी जिसकी वजह से 5% कम आया। तो आपको पता चला 4-5 क्लासेस बंक मार दिए थे, आपको पता चला कि 8 घंटे पढ़ना था लेकिन 6 घंटे पढ़े, 2-4 शादियों में चले गए थे, घूमने चले गए थे फ्रेंड्स के साथ, चैटिंग में बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया। तो आपने बहुत सारे इसके कारण ढूंढे कि भाई ये शॉर्टफॉल क्यों है, और उसके बाद आपने प्रण लिया
आपने खुद से वादा किया कि भैया ऐसा है कि अब ये 12वीं में गलती नहीं होगी, जो जो गलतियां मैंने इस साल की अगले साल उसको नहीं दोहराना है, उसको सुधारना है, और उसको सुधार के फिर हमारा नया गोल जो होगा उसको अचीव करना है। ये हो गया पूरा कंट्रोलिंग प्रोसेस। क्या है कंट्रोलिंग प्रोसेस? Controlling refers to the comparison of actual performance with the standard performance. Actual performance 90,000 pieces of mobile. Standard performance or planned performance is 1 lakh pieces of mobile. And when you realize the gap, when you realize that there is a gap between the two, you will take the corrective action. अगर उन दोनों के बीच में डेविएशन है तो, in case of deviations, in case of deviations between the actual and standard or planned. I hope it is very clear to all of you. यहाँ पे करेक्शन कर लेना बेटा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारे के सारे फंक्शंस मैनेजमेंट परफॉर्म करती है, और इन सभी के सभी फंक्शंस को बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे आगे के चैप्टर्स में। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। जितना ज़्यादा हो सके बेटा इसको आप मेरे वीडियोस को पहुंचाइए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि उसको जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करूँ, ठीक है। सो यू सपोर्ट मी गाइज, बिकॉज आई एम डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू पीपल, और जितना हो सके मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए एक एक पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। लेकिन मैं कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा, कभी भी डीप नॉलेज या कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, भले वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। और ये चैनल, या बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैंने शुरू ही आप लोगों के रिक्वेस्ट पे किया है। सो मेरा टारगेट ये है कि आपको डीप से डीप नॉलेज मिल सके, और आप उसके लिए मुझे सपोर्ट कीजिए। आप जितना हो सके नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। दिस इज अ स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम माई साइड फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव सपोर्ट टिल नाउ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर, और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इससे रिलेटेड अलग अलग लोग क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन भी होते हैं लोगों के मन में, वो सभी के सभी हम लोग अगले वीडियो में दूर करेंगे। तो गाइज स्टे ट्यून्ड विद मी, नेक्स्ट वीडियो विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और बात कह दूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और उस क्वेश्चन के साथ हम जो भी कंफ्यूजन होता है उसको दूर करेंगे। सो गाइज स्टे ट्यून्ड विद मी। मेरे टेलीग्राम चैनल एम स्मार्ट एकेडमी से जुड़ जाइए, और वीडियोस की लिंक आपको वहां पर मिल जाएगी। अभी तक आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारा लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, राइट फ्रॉम द फर्स्ट टिल नाउ। थैंक यू सो मच।